हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काता किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 की न्यू सोशल की बुक से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट्स एंड डेमोक्रेसी पार्ट 1, जिसमें हमने गवर्नेंस को पढ़ना है। और गवर्नेंस हम ऑलरेडी एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी काम आने वाला है। तो let's proceed to our topic. Any government operates at two level, at least local and national. In many countries including India, it function at 3 levels or tiers. तो कोई भी गवर्नमेंट जो ऑपरेट हो करती है 2 लेवल्स पे, वो लोकल और नेशनल लेवल पे करती है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर 3 लेवल्स में यानी 3 टीयर्स में काम होता है, जिसको हम लोकल, स्टेट और रीजनल या फिर और नेशनल लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं। ईच लेवल डील विद डिफरेंट मैटर। सभी जो लेवल्स हैं अलग अलग मैटर को डील करेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो इफ़ अ बल्ब इन योर होम इज़ नॉट लाइटनिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब स्विच फ्यूज एक्सेट्रा। इफ दैट डजंट वर्क, यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन, एंड इफ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, you may need to go to electricity board and file a complaint. These are also 3 levels of the dealing with the problem. ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को जब हम 3 लेवल में डील करते हैं तो उसको 3 लेवल्स ऑफ द प्रॉब्लम कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया गया है कि आपके घर में अगर कोई बल्ब नहीं जल रहा होता है तो हम सबसे पहले स्विच और फ्यूज़ चेक करते हैं। अगर ये सही है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। और अगर ये काम कर रहा है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है हमारे घरों में, तो हम यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कंप्लेन करेंगे और हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात करेंगे। तो यही हमारे 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम है, जिस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो आइए इस इमेज में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स को डील की जाती हैं। मतलब हमारे जो अलग अलग लेवल्स हैं उसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डील कैसे किया जाता है। इस इमेज में हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो ये इमेज जो है ना बेस पे ब्रॉड है और ऊपर हमारा जो ये इमेज है वो जाकर के पॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो काम होता है वो सेंट्रल लेवल पे पहुंच जाता है। तो बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। टाउन और विलेज लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टेट लेवल पे काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करता है। इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी होता है, जो कि हमने ऊपर के अभी पेज में देखा। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज देयर इज़ अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। इमेजिन करें अगर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो और वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ डील करेंगी। लेकिन जब ये कई सारे टाउन्स और विलेजेस को इन्वॉल्व कर लेगा तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपना रेस्क्यू टीम भेजेगी और अफेक्टेड एरिया में लोगों को बचाएगी। लेकिन अगर ये फ्लड बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया और वास्ट एरिया को अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती हैं, रिलीफ भेज सकती हैं, जैसे आर्मी भेज सकती है और जो रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनको भेज सकती है। तो ये हमारे जो मैंने ये वाला एग्जांपल बताया, ये फिर से 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट को बताते हैं। तो अब हमारे पास एक और सेक्शन आया है डोंट मिस आउट का, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास MCQ आ रहे होंगे तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है
कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में बहुत सारे मोटोज़, एंशियंट टेक्स्ट से बहुत सारे मोटोज़ लिए गए हैं हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटो है सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ, सत्य की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है या तो धर्मास्ता तो जय, मतलब जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर जीत होती है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इन समरी अ जनरल फ्रेमवर्क ऑफ मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। आगे हम एक टेबल देखते हैं जिसमें कि फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट को बताया जाएगा। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द 7th क्लास। यहाँ पर हमारे जो 6 है वो बेस है आगे की क्लासेस के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से अपने चैप्टर्स को पढ़िएगा और इन्हीं का डेप्थ चला जाएगा हमारे 7th क्लास में। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो ये ऑल इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, और स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एरिया में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें उस चीज़ को डील किया जाता है। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें लेजिस्लेचर में, तो यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि नेशनल लेवल के लिए लॉज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा ये नेशनल लेवल पे लॉज बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की लेजिस्लेचर की, तो यहाँ पर एक स्टेट असेंबली होती है जिसको विधानसभा भी बोला जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें कि 2 असेंबली होती है। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। एग्जीक्यूटिव क्या करती है सेंट्रल लेवल पे, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीड करते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड होते हैं। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एज द एग्जीक्यूटिव हेड, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट लीड करता है, लेकिन ये नॉमिनल हेड होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वहीं पर अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो हूबहू सेम है, बस नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्रेसिडेंट है तो स्टेट लेवल पे गवर्नर है। गवर्नर यहाँ पे नॉमिनल हेड होता है, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर, जैसे सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है। आगे अगर हम बढ़ें तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये लिस्ट जो है इतनी बताई गई है, वो केवल इतनी ही नहीं है, बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जीक्यूटिव की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो डिफेंस को देखेगा, फॉरेन अफेयर्स देखेगा, एटॉमिक एनर्जी से डील करेगा, कम्युनिकेशंस को देखेगा, करेंसी देखेगा, इंटर स्टेट के बीच में जो कॉमर्स का काम होता है वो देखेगा, एजुकेशन इसके अंडर में आएगा, और फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ आएंगी। मतलब नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाना वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ठीक है, तो अगर हम बढ़ते हैं स्टेट लॉ में, यहाँ पर जो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, इसकी भी लिस्ट इतनी ही नहीं है, अभी और बहुत सारे काम होते हैं। बस जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए, आपको बताने के लिए बताया गया है कि किस तरीके से काम होता है। तो स्टेट लेवल पे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर होता है, एडाप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। तो जो लॉज सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे बनाए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा स्टेट लेवल पे। फिर पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है,
इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, ये सभी हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर में आएंगे। अब आपको प्रॉब्लम को दिख रही होगी कि दोनों सेक्शन में हमारे पास एजुकेशन है। तो बात कर लें, अगर दोनों सेक्शन में आपके पास एजुकेशन है तो जो सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन है ये सेंट्रल लेवल का एजुकेशन देखेगा, और स्टेट लेवल का जो एजुकेशन है वो स्टेट लेवल का एजुकेशन देखेगा, है ना। जैसे बहुत सारे स्टेट्स के स्कूल्स होते हैं ना, आप देखे होंगे, आप अगर अपने स्कूल जाते होंगे तो दूसरे यूनिफॉर्म के भी बच्चे दिखते होंगे, तो बोला जाता है कि ये स्टेट के बच्चे हैं, है ना। तो स्टेट स्कूल्स के बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी हमारा अगर सीबीएसई बोर्ड वो रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये बुक्स चलती होंगी, है ना। तो आगे अगर हम बढ़ें, आगे हमारा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। बोर्न इन हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। आपको अपने मैप में तमिलनाडु को लोकेट करना है, ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु में रामेश्वरम, ठीक है। 1931 में पैदा हुए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। ये हमारी कंट्री के रिनाउंड साइंटिस्ट थे और इनका निकनेम था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पता है क्यों इनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रखा था? क्योंकि इन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना। तो उसी के लिए इनका नाम रखा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। For his crucial role in the development of India's space program, missile programming and nuclear capabilities। तो यहाँ पर इंडियन के स्पेस प्रोग्राम के लिए, मिसाइल प्रोग्राम के लिए और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इनका नाम रखा गया था, इनका निकनेम रखा गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Dr. Abul Kalam served as the 11th President of India from 2002 to 2007। अगर हम इनकी बात करें तो ये 11th प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के। कौन से प्रेसिडेंट? 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, 2002 से 7 के बीच में थे, है ना। इतना हाई स्टेटस, ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल एंड द यूथ इन पर्टिकुलर, दो हिज पैसन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर इतने हाई पोस्ट पर होते हुए भी ये लोगों से जुड़े रहते थे, इनका एजुकेशन इनोवेशन में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विथ हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। और इन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया था और आगे लेकर के गए थे। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। और वो कहते हैं कि कोशिश करते रहो, यंग इंडियंस को इनकरेज किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि बिना थके कोशिश करते रहो ताकि तुम अपने बड़े से बड़े सपने को पा सको, कठिन से कठिन मेहनत करो अपने गोल को पाने के लिए। डॉक्टर कलाम showed that even though his position as the president of India was nominal, he could play an important role in impacting countless lives। डॉक्टर कलाम जो थे, उनका पोजीशन प्रेसिडेंट का था, वो नॉमिनल हेड थे इंडिया के, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी थी। लेट अस मेडिटेट ऑन फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट। देखो यहाँ पे बहुत सारे इंस्पायरिंग थॉट्स हैं। इन इंस्पायरिंग थॉट में से किसी एक को भी जो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको, उनको आप अपने A4 शीट पे लग करके जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspire only to give the best to those who dream and work। आसमान को देखो, ये हम अकेले नहीं हैं, हाँ पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है, और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करो। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आपको जीतना है तो आपके लिए, अगर आपको कोई सक्सेस पानी है तो आपको अपना दिमाग किसी एक जगह पे लगाना होगा। ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो नहीं होता कि जो आप सोए सोए में सपना देखते हो, ड्रीम वो होता है कि जो आपको सोने ही नहीं देता। If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning and is not the end. In fact, and means effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive। देखो कितना अच्छा कोटेशन है कि अगर आप फेल करते हो तो गिव अप मत करो, क्योंकि फेल का मतलब ही होता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है अपनी लर्निंग में। एंड एक्चुअल में एंड नहीं होता, बट
इसका मतलब होता है एफर्ट्स नेवर डाइज। इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली अपॉर्चुनिटी आपकी है, तो इसीलिए पॉजिटिव रहें। If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work and perseverance, then anything can be achieved। कहते हैं कि 4 चीज़ों को अगर फॉलो करोगे, अपना एम, अपना नॉलेज, हार्ड वर्क और परसिवरेंस, तो आपको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हमने पढ़ लिए कोटेशन, अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। हमने आगे भी पढ़े हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन सिस्टम स्टोन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो मैक्सिमम कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्राटोस मीनिंग रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। इसीलिए डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है, रूल ऑफ द पीपल है। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? इट इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। क्या सभी लोग रूल करते हैं? नहीं। Imagine there is a problem that your class wants to bring to the attention to your school principal. Maybe there is something wrong with the classroom or with the school infrastructure, or perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? क्या पूरी क्लास जाती है प्रिंसिपल के पास कोई भी सजेशन लेना होता है, या फिर हमारे क्लास मॉनिटर्स जाते हैं या क्लास रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जो क्लास के लिए इलेक्ट होते हैं? Even if there is none, वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सिलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड होते हैं। इट विल बी एनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल, और इसीलिए ये एनफ होता है कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को प्रिंसिपल के पास भेजें। अगर सारी क्लास उठ के जाएगी तो बहुत हैफेजार्ड हो जाएगा और किसी की बात वो सुन नहीं पाएंगे। इट इज़ द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल, और इसी तरीके से स्टेट और नेशनल लेवल पे भी बात वही होती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, है ना। अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए लोग वोट किए होंगे, करते हैं। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कोई ना कोई वोट करने जाता होगा। अभी आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि वोटिंग की एज 18+ है। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको हम कहते हैं MLA, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एट द स्टेट लेवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एट द नेशनल लेवल। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होते हैं MLAs, जिनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और नेशनल लेवल पे अगर हम कहें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA स्टेट लेवल पे होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs नेशनल लेवल पे होते हैं। All these members discuss laws, problems and solution in the assembly, and through dialogue and debate try to convince each other whenever there are different opinion। तो ये सभी क्या करते हैं, सभी मिल करके लॉज को डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं असेंबलीज में, और अगर किसी के व्यूज़ अलग होते हैं तो डिबेट करते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी देयरफॉर इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना, इंडिया में वोट होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके भेजते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अपने क्लास में पूरे क्लास के बच्चे को अगर लेके जाते हो तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्लास मॉनिटर को अपने इशू के साथ भेज देते हैं। तो क्लास मॉनिटर हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो इसी तरीके से हमारे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, और हम अपने प्रॉब्लम को उनके पास लिख कर भेजते हैं और वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर पूरा का पूरा पॉपुलेशन उठ के जाएगा तो सोचो क्या होगा, है ना। इसीलिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की बात कही। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद सम 970 मिलियन वोटर्स इन 2024, और इसी वजह से 970 मिलियन वोटर्स थे 2024 में। इंडिया हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई। In principle, all Indian citizens above the age of 18 have the right to participate in these elections। तो वो सभी citizens इंडिया के जिनकी एज 18 years और above है, वो सभी क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वोट कर सकते हैं।
Imagine that your class is planning to go for a picnic. There are two possible places, A and B. The class discuss the pros and cons, distance, time, cost, availability of basic facilities, etc. It becomes difficult to arrive at a decision. So the teacher decide that voting can solve the problem. The number of students in favor of place A raise their hands, then the number of students in favor of B place raise their hands. The decision is taken by whichever option gets a large number of raised hands. This process is called voting. This is a case of direct democracy where every student opinion was taken to finalize the place. ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि हमारी जो डेमोक्रेसी थी कैसी थी, रिप्रेजेंटेटिव थी, क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजे थे। लेकिन इस सिनेरियो में जहाँ पर कि दो जगह प्लानिंग करी जा रही पिकनिक जाने के लिए, जैसे आप अपने स्कूलों में भी करते होंगे, और सब जगह के प्रोज और कॉन्स, डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटी, सभी चीज़ को देख करके एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है। और अगर मान लो कोई एक कॉमन डिसीजन नहीं मिलता है तो हमारे टीचर डिसाइड करती हैं, कहती हैं कि वोट करते हैं। ठीक है। तो जो बच्चे ए जगह पे जाना चाहते हैं वो अपने हैंड्स रेज करें, और जो बच्चे बी जगह पे जाना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज करें, और जिनके भी ओपिनियन ज़्यादा काउंट होंगे उन्हीं जगहों पे फिर हम क्या कर देते हैं, हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। इस तरीके का काम होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं वोटिंग। ठीक है। लेकिन ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का केस था जहाँ पर सभी स्टूडेंट के ओपिनियन को फाइनलाइज किया गया था किसी जगह पे घूमने जाने के लिए। द टर्म ग्रास रूट डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इनेबल्स एंड इनकरेजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। लेकिन ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा सिस्टम है जो इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। द बेस ऑफ द पिरामिड we saw in figure 10.4 on the page 155 in such a system the citizen can have a say in decision which affect them। ठीक है। तो सिटीजन्स क्या करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लिख करके भेजते हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इन सभी के बारे में, यानी इंडियन डेमोक्रेसी के ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे और बाकी के अपने क्लासेस में पढ़ेंगे। ना आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले हम देखते हैं नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। जैसे आपने उस इमेज में देखा था, है ना, कि कितना रूल एंड रेगुलेशन नहीं था, तो सब हैफाजात था, कोई किसी को जगह नहीं दे रहा था आने जाने के लिए, है ना। तो इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नेंस जो है विदाउट हमारे रूल एंड रेगुलेशन के नहीं चल सकता। अब मॉडर्न गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन। मॉडर्न गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना। और ये सभी एक साथ मिल करके काम करते हैं और सभी के साथ चेक एंड बैलेंस होता है, और ये सभी अपने पावर्स शेयर करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल। इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, सेंटर और नेशनल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है। तो ये इसका सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, 3 लेवल पे ये काम करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, या फिर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है। डेमोक्रेसी इज ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। डेमोक्रेसी क्या है, फ्रेमवर्क है इस सिस्टम का। इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोथ एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से काम करती है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये जो हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट लेवल पे MLA मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और नेशनल लेवल पे MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये टर्म बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हियर एंड्स द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट। Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching and bye for now. Have a good day.